नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पॉलिटेक्निक क्लासेस में। तो चलिए आज हम डिस्कस करेंगे कुछ नए टॉपिक्स। और सेकंड चैप्टर जो हमारा चल रहा है उसी में आगे हम डिस्कस करेंगे। और रिपेयरिंग प्रोसेस से रिलेटेड कौन कौन से पार्ट्स की रिपेयरिंग होती है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो जिन लोगों ने मेरा इससे पुराना वीडियो, इससे पिछला वीडियो नहीं देखा है, वो रिपेयरिंग प्रोसेस में कई चीज़ें, कई बेसिक चीज़ें मैंने बताया था, उसको आप जाके देख सकते हो उसमें पुराने वीडियोस में। और ध्यान रखिए, हर एक वीडियो से रिलेटेड हम इसके पीडीएफ भी अपने टेलीग्राम चैनल पर डालते रहते हैं। ठीक है। इस हर एक वीडियो से रिलेटेड, तो जिन बच्चों ने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, पॉलिटेक्निक क्लासेस है हमारा नाम है टेलीग्राम चैनल का, उस पर जाके ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से भी नोट्स प्रोवाइडेड आप लोग ले सकते हैं। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना सेशन। और इस सेशन में हम लोग काफ़ी चीज़ें आगे डिस्कस करेंगे, किस किस पार्ट की रिपेयरिंग की जाती है और किस तरीके से रिपेयरिंग हम लोग करते हैं। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कनेक्टिंग रॉड के बारे में कि कनेक्टिंग रॉड क्या होती है, किस तरीके से कनेक्टिंग रॉड हमारी वर्क करती है। ठीक है। कनेक्टिंग रॉड लगी कहाँ होती है? सबसे पहली बात होती है कि इंजन में कनेक्टिंग रॉड लगी क्या होती है। कनेक्टिंग रॉड एक ऐसी रॉड होती है जो इंजन के इंजन सिलेंडर और जो इंजन का जो व्हील सिस्टम होता है, इन दोनों को एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए हम लोग कनेक्टिंग रॉड का यूज़ करते हैं। कनेक्टिंग रॉड क्या होती है? बेसिकली हमारी पिस्टन जो होती है, पिस्टन सिलेंडर जो अरेंजमेंट होता है, और जो हमारा उधर क्रैंक जो शाफ्ट होती है, ठीक है, वहाँ पे जो क्रैंक लगा होता है, उन दोनों के बीच का जो कनेक्शन होता है वो हमारा कनेक्टिंग रॉड करता है। ठीक है। कनेक्टिंग रॉड हमारा पिस्टन को पिस्टन पिन के थ्रू कनेक्टेड होता है, और कनेक्टिंग रॉड क्रैंक शाफ्ट में या क्रैंक में क्रैंक पिन के थ्रू कनेक्टेड होता है। आइए हम आपको इसका फिगर दिखा दें, कनेक्टिंग रॉड होता कैसे है। देखिए, ये होता है हमारा कनेक्टिंग रॉड। ठीक है, ये है हमारा कनेक्टिंग रॉड। ठीक है, आप देख सकते हैं यही होता है हमारा कनेक्टिंग रॉड। इस कनेक्टिंग रॉड में आप देख सकते हैं दो होल्स बने हैं अलग अलग डायमीटर के, जिनके व्यास अलग होते हैं। एक का व्यास बड़ा होता है, एक का व्यास हमारा छोटा होता है कनेक्टिंग रॉड में। ठीक है। अब यही जो ये जो हमारा कनेक्टिंग रॉड होता है, यही हमारा पिस्टन के थ्रू और क्रैंक शाफ्ट के थ्रू अटैच होता है। ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो छोटा वाला होल है, ठीक है, जिसका डायमीटर कम है, व्यास कम है, ये हमारा कनेक्टेड होता है पिस्टन के थ्रू अटैच होता है। ध्यान रखिएगा, ये छोटा वाला पिस्टन के थ्रू अटैच होता है, और वो भी पिस्टन पिन हम लोग लगाते हैं, उसके थ्रू हम लोग पिस्टन को या पिस्टन सिलेंडर को अटैच करते हैं। जबकि जो हमारा बड़ा वाला पोर्शन होता है, ये बड़ा, जिसका डाया बड़ा है हमारा, ठीक है, कनेक्टिंग रॉड का, इसको हम लोग कनेक्ट करते हैं क्रैंक शाफ्ट के थ्रू, या क्रैंक शाफ्ट को क्रैंक पिन के थ्रू हम लोग कनेक्ट करते हैं। ठीक है, जिसमें ये दोनों तरह की मोशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, और ये हम लोग एक तरीके से कहते हैं जनरल प्लेन मोशन भी प्रोवाइड करता है। तो ये होता है हमारा कनेक्टिंग रॉड। तो आज हम इस कनेक्टिंग रॉड के बारे में ही डिस्कस करेंगे, कनेक्टिंग रॉड का इंस्पेक्शन किस तरीके से हम लोग करते हैं। ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर हमने बात करेंगे, सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिख रखा है, कनेक्टिंग रॉड में समस्या होने पर क्रैंक पिन के सापेक्ष पिस्टन पिन एक ओर झुक जाता है, जिससे बेरिंग घिसने लगती है और शक्ति भी कम प्राप्त होती है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर क्या होता है कि दो पिन के थ्रू कनेक्ट होता है। यहाँ पर ये कनेक्ट होता है हमारा क्रैंक पिन के थ्रू, यहाँ कनेक्ट होता है पिस्टन पिन के थ्रू। ठीक है। तो अगर कोई भी हमारे इसमें कनेक्टिंग रॉड में खराबी आएगी, तो कहाँ पे खराब होगा? हमारा जो खराब होगा वो हमारा इधर पिस्टन पिन, जो हमारा पिस्टन सिलेंडर में अटैच होता है ये क्रैंक कनेक्टिंग रॉड, वहाँ से ये खराब होगा। और यहीं से खराब होने के चांसेस क्या होते हैं? हमारे ज़्यादा होते हैं। हो सकता है कि हमारा ये जो कनेक्टिंग रॉड है ये यहाँ से बेंड कर जाए, ठीक है ना, एक डायरेक्शन से बेंड हो जाए, तो बेंडिंग के थ्रू हमारा क्या हो जाएगा? खराब हो सकता है, हमारा कनेक्टिंग रॉड खराब हो सकता है, बियरिंग घिस सकती है। या दूसरा होता है ट्विस्टिंग, जैसे इधर पोर्शन से इधर ट्विस्ट हो रहा है और इस पोर्शन से इधर ट्विस्टिंग हो रही है। तो जब ट्विस्टिंग होती है, मरोड़ होता है, तब केस में भी हमारा क्या होता है, जो कनेक्टिंग रॉड होता है वो खराब होता है। तो फिर हमें उसकी इंस्पेक्शन करना पड़ता है, उसकी हम लोग जाँच करते हैं। ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं क्या क्या होता है इसमें। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग साइड बेंडिंग की। तो देखिए यहाँ पे लिखा मैंने, ऊपर देख लीजिए, कनेक्टिंग रॉड की जांच दो प्रकार से की जाती है, एक होती है नमन से, एक होती है ट्विस्टिंग से, मरोड़ से। ठीक है। तो अब सबसे पहले हम बात कर रहे हैं साइड बेंडिंग। साइड बेंडिंग होता क्या है, किस तरीके से साइड बेंडिंग हमारा वर्क करता है। ठीक है। और साइड बेंडिंग होती क्या है? देखो, एक होती है बेंडिंग, दूसरी होती है साइड बेंडिंग। तो साइड बेंडिंग देखिए, जैसे यहाँ पे फिगर की बात की जाए, ठीक है, अगर एक कहीं पे एक डायरेक्शन से ये यहाँ पे हमारा मुड़ जाए, यहाँ से ये बेंड हो जाए, तो हम लोग कहते हैं बेंडिंग। ठीक है। साइड बेंडिंग क्या होगी?
देखिए क्या साइड बेंडिंग को देखने के लिए कि अगर हमारी कनेक्टिंग रॉड में साइड बेंडिंग हो कैसे रही है, तो सबसे पहली बात होती है कि हम लोग इसके अंदर एक रॉड लगा देते हैं, एक स्ट्रेट रॉड, जिसे हम लोग मेंड्रेल कहते हैं। सेम यहाँ पर भी एक हम लोग रॉड लगा लेते हैं डाया के अनुसार, जो जो इसका डाया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग मेंडल को लगाते हैं। ठीक, अब मेंडल क्या होगा, जो इसके अंदर होल के अंदर जाएगा, ठीक है, इस कनेक्टिंग रॉड के अंदर मेंडल जब ये जाएगा तो ये स्ट्रेट जाएगा, सीधा जाएगा एकदम। जैसे यहाँ पे मैं गलत बना रहा हूँ, ऐसा सीधा जाएगा एकदम। और सेम चीज़ यहाँ पर भी होगा। ठीक है, यहाँ पर भी क्या होगा, सेम चीज़ होगा कि यहाँ पर भी जब हमारा वो जाएगा मेंड्रल, तो वहाँ पर भी सीधा जाएगा। ठीक है, तो साइड बेंडिंग क्या होती है, मान लीजिए अगर ये यहाँ पर अगर इस सर्कुलर में हल्का सा मूवमेंट आ गया होगा, हल्की सी बेंडिंग आ गई होगी, तो यहाँ पर ये जो मेंटल लगा होगा सीधा, और यहाँ पर ये मेंटल लगा होगा सीधा, ये दोनों सीधे नहीं रहेंगे। यहाँ पर हो सकता है कि ये तो सीधा रहे और ये हमारा क्या हो जाएगा, हल्का सा ट्विस्ट हो जाएगा, टर्न हो जाएगा। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर ये तो सीधा है हमारा मेंडल, लेकिन ये जो मेंडल सीधा नहीं है, हल्का सा कुछ एंगल पे घूम चुका है ये। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस एंगल पे, कुछ एंगल पे टर्न कर चुका है, तो इसको कहते हैं साइड बेंडिंग। तो इसका मतलब क्या हो गया, आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये जो हमारा मेंडल होगा इसका, और ये जो मेंडल हल्का सा जो टेढ़ा होगा इसका, तो यहाँ की डिस्टेंस और ऊपर से डिस्टेंस अगर मेज़र करेंगे, अगर ये दोनों डिस्टेंस सेम आती है, तो इसका मतलब कनेक्टिंग रॉड में साइड बेंडिंग नहीं है। और अगर ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम नहीं आती, अलग अलग डिस्टेंस आती, तो इसका मतलब क्या है, कनेक्टिंग रॉड में साइड बेंडिंग है। तो ये होता है हमारा साइड बेंडिंग। ठीक है, तो चलिए अब देखिए आगे बात करते हैं हम। इसमें लिखा हमने, एक साइड में कनेक्टिंग रॉड का नमन जांचने के लिए दोनों ओर की बेरिंग निकाल दी जाती है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कनेक्टिंग रॉड को जांचने के लिए, चेक करने के लिए उसके अंदर बेंडिंग है कि नहीं है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि उसकी बेरिंग्स को निकाल देते हैं कि भाई जिसके थ्रू वो अटैच होता है कनेक्टिंग रॉड। इसके बाद दोनों सिरों पर मेंटल लगा दी जाती है। अभी मैंने बात की मेंटल क्या होती है, एक तरह से रॉड यूज़ करते हैं हम लोग, जो कि दोनों होल्स पर, कनेक्टिंग रॉड के दोनों होल्स पर लगाई जाती हैं। बड़े सिरे को वी ब्लॉक पर रखते हैं, इसके बाद छोटे सिरे पर मेंडल को डायल गेज से भी रीडिंग ले सकते हैं। ठीक है, तो ये तरीका भी है। ठीक है, कि यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि भाई यहाँ पर एक हम लोग मेंडल लगा देंगे, एक मेंडल यहाँ लगा देंगे। ठीक है, और मेंडल लगाने के बाद इसको हम लोग क्या करेंगे, वी ब्लॉक पर रख देंगे। यहाँ पर एक वी ब्लॉक लगाएंगे, ठीक है, यहाँ पे एक रख देंगे, एक वी ब्लॉक यहाँ लगाएंगे और ये रख देंगे। ठीक है, तो जब दोनों वी ब्लॉक को रखेंगे, उसके बाद क्या होगा, इसकी जो लेंथ है इसको डायल गेज से मेजर करेंगे। ठीक है, इसके लेंथ क्या करें, सॉरी डायमीटर, व्यास को हम लोग मेजर करेंगे। तो अगर इसके व्यास में अगर कोई परिवर्तन आता है यहाँ से यहाँ तक मेजर करने में, डायल गेज का यूज़ करेंगे हम लोग। यहाँ से हर एक पॉइंट से हम लोग इसकी लेंथ के अलॉन्ग मूव करेंगे और डायमीटर को मेज़र करते जाएंगे। तो अगर डायमीटर में कोई भी चेंजेस आता है, ठीक है ना, वेरिएशन होते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि हमारे जो कनेक्टिंग रॉड है इसमें क्या है, बेंडिंग प्रोड्यूस हुई है और ये एक साइड बेंड हो गया। और अगर व्यास में कोई परिवर्तन, डायमीटर में कोई चेंज नहीं आता है, तो हम लोग क्या कहेंगे कि भाई इसमें कोई भी बेंडिंग नहीं है और ये हमारा कनेक्टिंग रॉड सही है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, जो कनेक्टिंग रॉड होती है उसको हम लोग चेक करते हैं। ठीक है, कनेक्टिंग रॉड को चेक करने के दो ही तरीके होते हैं, मैंने बताया था, एक होता है बेंडिंग और दूसरा होता है टॉर्जन। ठीक है, अब बेंडिंग में भी दो तरह की बेंडिंग होती है, एक होती है साइड बेंडिंग, दूसरी होती है नॉर्मल बेंडिंग, जो हम लोग बात कर रहे हैं, जो एक्चुअली जो सभी मटेरियल में देखने को मिलती है। ठीक है, साइड बेंडिंग को हम लोग मेंटल के थ्रू मेजर करते हैं और बेंडिंग को डायरेक्टली हम लोग डायल रीडिंग के थ्रू मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी कनेक्टिंग रॉड को मेज़र करते हैं, कनेक्टिंग रॉड की लेंथ को, उसकी डायमीटर को, उसकी बेंडिंग को, कितना बेंड हुआ है कितना बेंड नहीं हुआ है, उसकी टॉर्जन को भी हम लोग मेज़र कर सकते हैं। टॉर्जन के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी टॉर्जन आपके सिलेबस में नहीं है, तो इसके बारे में हम लोग आगे चल के डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये होता है हमारा क्या है, ये हमारा है कनेक्टिंग रॉड। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट है हमारा क्रैंक शाफ्ट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्रैंक शाफ्ट जो होता है, क्रैंक शाफ्ट का फिगर हमने आपको दिखा रखा है, ये होता है हमारा क्रैंक शाफ्ट। ठीक है, जिनमें क्या होता है कि ये हमारी मेन शाफ्ट होती है, यहाँ आप देख सकते हैं बीच में सेंटर लाइन जो मैंने बनाई है, ये क्या है हमारी
ये हमारी मेन शाफ्ट है। और मेन शाफ्ट के ऊपर क्या होती है, हमारी बेरिंग्स लगी होती है, बेरिंग्स के ऊपर जर्नल लगे होते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये पोर्शन, ये पोर्शन, ये सब क्या हमारे जर्नल हैं। ठीक है, ये क्या है, हमारे जर्नल हैं। ठीक है, ये हमारी मेन शाफ्ट है। ठीक है, ये हमारी क्या है, मेन शाफ्ट है। ठीक, और ये जो अटैच है, जिस जो हमारे जर्नल अटैच है, ये किसके थ्रू अटैच है, हमारे बियरिंग के थ्रू। ये हमारी बियरिंग्स हैं, ध्यान रखिएगा, ये हमारी क्या है, बियरिंग्स है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्या होता है, ये कनेक्टिंग रॉड होता है। अब यहाँ पर क्या है, यही कनेक्टिंग रॉड हमारा क्या होता है, इधर से क्रैंक, जो हमने बात की थी कनेक्टिंग रॉड में, ठीक है, वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पे क्रैंक पिन के थ्रू अटैच होता है ना, तो ये क्रैंक शाफ्ट पे ही हमारा क्रैंक पिन के थ्रू हमारा ये अटैच होता है। ठीक है, तो ये होता है हमारा पूरा क्रैंक शाफ्ट। ये क्रैंक शाफ्ट क्या होता है, सर्कुलर मोशन में घूमता है, ऐसे रोटेट करता है। ठीक, इस तरीके से रोटेट करता है, और पावर का ट्रांसमिशन हमारा इनपुट शाफ्ट से आउटपुट शाफ्ट की तरफ करता रहता है। तो ये होता है हमारा क्रैंक शाफ्ट। ठीक है, अब इसी में हमें क्या पढ़ना है, अब हमें पढ़ना है कि इसमें क्रैंक शाफ्ट को कैसे चेक किया जाता है, और किस तरीके से क्रैंक शाफ्ट में कौन कौन सी खराबी आती है, उस क्रैंक शाफ्ट को हम लोग चेक करते हैं। तो सबसे पहली बात होती है कि क्रैंक शाफ्ट को जो चेक करते हैं, उसमें हम लोग सबसे पहली बात होती है कि उसके जर्नल को चेक करते हैं। ये जो जर्नल है, ये आप जर्नल देख रहे हैं, ये जो जर्नल है, इस जर्नल को चेक करते हैं, इसकी राउंडनेस को चेक करते हैं। ठीक है, और इसकी सर्कुलरिटी, इसका गोलापन कितना है। ठीक है, इसके व्यास को भी चेक करते हैं इंस्पेक्शन में, कि ये इंस्पेक्शन के थ्रू, मतलब वर्किंग के थ्रू हमारा ये ख़राब हुआ कि नहीं हुआ, इसके डायमीटर में कितना चेंज हुआ कि नहीं हुआ, या ये जो हमारा जर्नल है, इसमें कहीं क्रैक प्रोड्यूस हुआ कि नहीं हुआ, कोई क्रैक के निशान है कि नहीं है। ये सब भी हम लोग क्या करते हैं, पूरे क्रैंकशाफ्ट के इंस्पेक्शन में हम लोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमने लिख रखा है, क्रैंकशाफ्ट को साफ करने से पहले उसके जर्नल की जांच लेनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जर्नल को चेक करते हैं। ये जो जर्नल बने ना हमारे, ये जर्नल को हम लोग क्या करते हैं, चेक करते हैं। इसमें कोई भी क्रैक का निशान नहीं होना चाहिए, या कोई ऐसा निशान नहीं होना चाहिए जिससे ये हमारा क्रैंकशाफ्ट आगे चल के खराब हो सके। ठीक है ना, और ये भी देखा जाता है कि जो क्रैंक शाफ्ट है, वर्क करते करते इसके अंदर कोई बेंडिंग नहीं प्रोड्यूस तो हो तो नहीं गई है बेंडिंग। अगर बेंडिंग नहीं है तब तो हम कहेंगे भाई क्रैंक शाफ्ट सही है, स्ट्रेट लाइन में है, नहीं तो इसमें क्या है, खराबी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी राउंडनेस के बारे में, कि ये जो जर्नल यूज़ किया है, ये जर्नल है हमारे, ये जर्नल हमारे क्या है, कि इसकी राउंडनेस, सर्कुलरिटी क्या है, राउंडनेस क्या है, इसका व्यास में कितना परिवर्तन हो रहा है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हम बात कर रहे हैं राउंडनेस ऑफ जर्नल या ओवेलिटी ऑफ जर्नल। कभी कभी क्वेश्चन है दोनों तरीके से पूछा जाता है एग्जाम में, कि राउंडनेस ऑफ जर्नल क्या होता है, ओवेलिटी ऑफ जर्नल क्या होता है, जर्नल की वृत्तीय त्रुटि के बारे में हमें बताना है। तो क्रैंक शाफ्ट के जर्नल का ऊपरी तथा नीचे भाग सबसे अधिक घिसा हुआ होता है। इस व्यास को जांचने के लिए वर्नियर कैलिपर, आउटसाइड माइक्रोमीटर, ग्रैंक या क्रैंक शाफ्ट गेज का प्रयोग किया जाता है। इससे व्यास में त्रुटि हो जाती है और जर्नल की राउंडनेस ज्ञात हो जाती है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहली बात होती है कि यहाँ पर ये जो क्रैंकशाफ्ट होती है, इसकी राउंडनेस को मेजर करते हैं। राउंडनेस कैसे मेजर करेंगे हम लोग, इसमें क्या होगा कि मान लीजिए इसकी, ये जो हमारा जर्नल है, इस जर्नल की व्यास को नापना है। तो व्यास मेजरमेंट करने के लिए, डायमीटर मेजरमेंट करने के पास हमारे पास वर्नियर कैलिपर होता है, हमारे पास माइक्रोमीटर होता है, या हमारे पास क्रैंकशाफ्ट की गेजेस भी होते हैं। ठीक है, जिनके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके डायमीटर व्यास को मेज़र कर सकते हैं, इसको चेक कर सकते हैं, इसके व्यास में कितनी एरर है कि नहीं है। ठीक है, ये सारे जो हमारे जर्नल से सबसे पहली बात होती है कि हम लोग क्या करेंगे, इसके व्यास को मेज़र करेंगे कि इसके अंदर डायमीटर में क्या चेंजेस आए हैं। क्योंकि होता क्या है कि जब हमारा ये क्रैंकशाफ्ट वर्क करता है, ठीक है, तो ये क्रैंकशाफ्ट के जो जर्नल होते हैं सबसे ज़्यादा डायमीटर पर रोटेट होते हैं। ठीक है, ये वाला भी हमारा इस तरीके से गोल गोल रोटेट होता है। तो जब ये सबसे ज़्यादा रोटेट होगा, तो ये क्या होगा, ये बियरिंग के साथ अटैच होता है, तो ये इसके घिसने की संभावना जो होती है जर्नल की, वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसीलिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग इसकी राउंडनेस को मेज़र करते हैं। ठीक है, इसलिए क्या, क्योंकि क्या होता है कि जो कनेक्टिंग रॉड होती है, उसके थ्रू जो हमारा फोर्स आता है, या हमारा जो मूवमेंट मिलता है, वर्क मिलता है, वो वर्क हमारा सीधे क्रैंक शाफ्ट पे आता है। और क्रैंक शाफ्ट हमारी क्या होती है, रोटेट होती है। तो रोटेट होने के कारण क्या होता है, उसके अंदर पार्ट्स हमारे खराब हो सकते हैं। तो इन चीज़ों को मेज़र करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, राउंडनेस जर्नल के मेज़र करते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट होता है हमारा दूसरा तरीके से जो इंस्पेक्शन की जाती है, वो होती है हमारी क्रैंक शाफ्ट रीग्राइंडिंग।
ठीक है। क्रैंकशाफ्ट रीग्राइंडिंग में क्या करते हैं हम लोग, अब देखो क्रैंकशाफ्ट की रीग्राइंडिंग तब की जाएगी जब हमारे जो हमने राउंडनेस चेक की है उसमें कुछ ना कुछ एरर्स आ गई हों। ठीक है, मतलब कि मान लीजिए किसी जर्नल का डायमीटर हमारा 2.1 आ रहा है, दूसरे जर्नल का डायमीटर 2.5 आ रहा है, तीसरे जर्नल का डायमीटर 2.8 आ रहा है, तो इस तरीके से जब वेरिएशन होंगे तब उस केस में हम लोग क्या करेंगे, रीग्राइंडिंग करते हैं। इसी को कहते हैं हम लोग क्रैंकशाफ्ट रीग्राइंडिंग। हम लोग एक रिक्वायर्ड डायमीटर में लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना, जो रिक्वायर्ड डायमीटर, मान लीजिए अगर रिक्वायर्ड डायमीटर 2.5 mm है, तो हम लोग क्या करेंगे, तीनों या जितने भी हमारे जर्नल्स है सबको डायमीटर्स को हम लोग 2.5 लाने की कोशिश करेंगे, और इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, रीग्राइंडिंग करते हैं। इसीलिए हम लोग कहते हैं क्रैंकशाफ्ट रीग्राइंडिंग। तो क्रैंकशाफ्ट की रीग्राइंडिंग जर्नल माप के आधार पर की जाती है, क्रैंकशाफ्ट की विशेष ग्राइंडिंग मशीन द्वारा की जाती है। ठीक है, तो क्रैंक शाफ्ट की जो हम लोग रीग्राइंडिंग करेंगे वो हम लोग जर्नल के डायमीटर के बेस पे करते हैं। क्रैंक शाफ्ट की रीग्राइंडिंग विशेष ग्राइंडिंग, वो तो obvious सी बात है कि हम लोग एक ग्राइंडिंग मशीन का यूज़ करेंगे और जिसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे, ग्राइंडिंग्स को हम लोग मेजर करेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया बेटा इसमें। तो ये क्या होती है हमारी हमारी क्या होती है, ये होती है हमारी क्रैंक शाफ्ट की रीग्राइंडिंग। ठीक है, अब चलिए अब आगे डिस्कस करते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वॉल्व की इंस्पेक्शन ऑफ वॉल्व इंस्पेक्शन जांच। ठीक है, तो यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, ये चीज़ थोड़ी नीचे आएगी। ठीक है ना, इस टॉपिक के नीचे आएगा ये मेंशन, जो वॉल्व की जांच बिंदु के आधार पर की जानी चाहिए, वॉल्व जलाना हो, तो ये चीज़ हमारी इंस्पेक्शन वॉल्व में आएगी। ठीक है, ये चीज़ पोर्शन मैंने ऊपर लिख दी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इस पोर्शन को आप लोग वॉल्व की जांच के अंदर ही लिख लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ हो गया है। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, वॉल्व की जांच। ठीक है, अभी हम लोगों ने बात करी क्रैंकशाफ्ट, कनेक्टिंग रॉड, अब हम बात करेंगे वॉल्व्स। जो वॉल्व यूज़ की जाती है हमारी इंजन के पिस्टन सिलेंडर में, तो वो वॉल्व्स की क्या होती है, हमारी यूज़ करते करते ख़राब होती है। इसके कई पार्ट्स क्या होते हैं, हमारे ख़राब होते रहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात होती है कि हमें वॉल्व की इंस्पेक्शन करते रहना चाहिए कि उसके अंदर कुछ ना कुछ खराबी तो नहीं है। ठीक है, अगर वॉल्व में कुछ ना कुछ खराबी होगी तो वॉल्व के थ्रू हमारा लीकेज प्रोड्यूस हो सकता है और कई चीज़ें हमारी क्या होंगी, खराब हो सकती हैं। तो चलिए देखिए, सबसे पहले बात करें, वॉल्व की जांच निम्नलिखित बिंदु के आधार पर की जानी चाहिए। सबसे पहली बात है, वॉल्व की सतह पर पिटिंग ना हो। तो पिटिंग क्या होता है, जैसे हम लोग कोरोजन की बात करते हैं, कोरोजन में क्या होता है, जंग लगता है, वैसे ही क्या होता है कि जो वॉल्व्स होते हैं हमारे, वो हमारे या तो कास्ट आयरन के एल्यूमिनियम्स के बने होते हैं, तो उस केस में क्या होता है कि जो कुछ पार्ट्स क्या होते हैं हमारे उसमें से रिमूव हो जाते हैं। ठीक है, तो जब हमारे वॉल्व के अंदर के पार्ट्स जिस मटेरियल का बना है वो अगर रिमूव हो जाएगा तो हम लोग उसे पिटिंग कहते हैं। तो वॉल्व की जो सरफेस है उस पर पिटिंग ना होनी चाहिए, मीन्स पिटिंग ना प्रोड्यूस हो हमारे वॉल्व्स में। अगर वॉल्व्स में पिटिंग प्रोड्यूस होगी तो वो वॉल्व को ख़राब करेगा और उसके थ्रू लीकेज होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम लोग व्यास की बात कर रहे हैं, जो वॉल्व का जो डायमीटर होता है, जो वॉल्व यूज़ कर रहे हैं, देखिए हम आपको एक फिगर दिखा दें वॉल्व का, जिससे आप ये क्लियर हो जाएंगे। देखिए ये यहाँ पर ये देखिए, ये जो हमने बना रखा है ना, ये पोर्शन, ये हमारा वॉल्व है। ठीक है, यहाँ से हम आपको दिखा दें, ये चीज़ हमारी क्या है, ये वॉल्व होती है। ठीक है, यही वॉल्व क्या होती है, हमारी पोर्ट में लगी होती है। जो बात कर रहे हैं हम, इनलेट पोर्ट होती है, आउटलेट पोर्ट होती है, उस पर ये वॉल्व लगी होती है और ये स्प्रिंग के थ्रू हमारी क्या होती है, ऊपर नीचे मूव करती है। ठीक है, तो ये होती है हमारी वॉल्व। ठीक है, इसी वॉल्व को हम लोग क्या करते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं। तो वॉल्व का इंस्पेक्शन किन किन बेसिस पर होता है, पहला होता है वॉल्व की सतह पर फिटिंग ना हो, दूसरा व्यास के बारे में हमने बता दिया, वॉल्व का जो डायमीटर होता है। ठीक है, टॉप सरफेस का भी डायमीटर, जैसे हम बात कर रहे हैं ये सरफेस, यहाँ पे देखिए ये सरफेस का डायमीटर, और ये जो वॉल्व की जो लेंथ है इसका भी डायमीटर, इसको भी चेक करते हैं कि भाई इसके वॉल्व के डायमीटर लेंथ में कोई दिक्कत हो रही है कि नहीं हो रही है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है हमारा कार्बन का जमाव, मतलब कितना कार्बन हमारा वॉल्व के ऊपर जम चुका है या डिपॉजिट हो चुका है, इन चीज़ों के बारे में भी हमें पता लगाना है। ठीक है, कार्बन का जवाब नहीं होना चाहिए। अगर कार्बन कार्बन हमारा डिपॉजिट होगा वॉल्व के ऊपर तो वो वॉल्व को ख़राब करेगा, वॉल्व को अंदर लीकेज प्रोड्यूस कराएगा या वॉल्व हमारा वर्क नहीं करेगा सही से। आगे नेक्स्ट होता है हमारा वॉल्व स्टेम का जला होना। ठीक है, वॉल्व स्टेम मतलब, वॉल्व स्टेम क्या होती है हमारी, वॉल्व स्टेम ये जो आप लेंथ में बात करते हैं हम लोग, वॉल्व जो वॉल्व की लेंथ होती है उसी को कहते हैं वॉल्व स्टेम। ठीक है, तो ये वॉल्व स्टेम में क्या होता है कि वॉल्व स्टेम हमारी अंदर एंटर करती है। ठीक है ना, इंजन सिलेंडर के अंदर, तो इंजन सिलेंडर में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ता है, प्रेशर और टेम्परेचर दोनों बढ़ते हैं, तो उसके कारण क्या होता है कि
हो सकता है कभी कभी हमारा वॉल्व का जो सरफेस है उसका टेम्परेचर इतना बढ़ जाए कि वो वॉल्व के सरफेस को ख़राब कर सके या उसके वॉल्व के सरफेस को जला सके, बर्न कर सके। ठीक है, तो ये भी चीज़ ध्यान में देखी जाती है कि जो हमारा वॉल्व स्टेम है वो हमारा ख़राब हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसकी चीज़ के बारे में भी हम लोग चेक करेंगे। ठीक है, आगे नेक्स्ट पॉइंट की बात कर रहे हैं, नमन बेंडिंग। अब सी बात है, जो वॉल्व यूज़ की जा रही है इसकी बेंडिंग ना प्रोड्यूस हो, अगर बेंडिंग प्रोड्यूस होगी तो लीकेज भी होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, वॉल्व जला ना हो। ऑब्वियसली बात, अभी बात की थी वॉल्व स्टेम को जलाना होना, तो अभी बात है ये जो वॉल्व हम यूज़ कर रहे हैं ये वॉल्व हमारा जला नहीं हो। ठीक है, वॉल्व अगर जला नहीं होगा तो वो हमारा सही कर वर्क करेगा। वॉल्व को नमन के लिए जांचा जाना चाहिए। ठीक है ना, तो बेंडिंग के लिए भी हम लोग उसको चेक कर सकते हैं, इसका इंस्पेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, वॉल्व की भी हम लोग क्या करते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं। और जो इंस्पेक्शन करते हैं हम लोग उसकी बेंडिंग की या उसके अदर पार्ट की हम लोग इंस्पेक्शन करते हैं। देखो यहाँ पर हम बात करते हैं कि देखिए वॉल्व का इंस्पेक्शन जो हम बेंडिंग करते हैं वो देखिए, इसको फिगर को समझिए, इसको हम लोग इस तरीके से चेक करते हैं। यहाँ पर क्या है, ये देखिए ये वी ब्लॉक लगे हैं दोनों, ध्यान रखिएगा ये दोनों क्या है, वी ब्लॉक है। ठीक है, अब वी ब्लॉक के ऊपर हमने क्या रखा है, ये हमारा वॉल्व पूरा है, पूरा वॉल्व स्टेम के साथ हमारा ये कनेक्टेड है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हमारा डायल गेज लगा है जो कि मेजर कर रहा है। बाकी ये जो हमारे दोनों वी ब्लॉक है ये हमारे सरफेस के ऊपर रखे हैं। ठीक है, ठीक, अब इस पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि इंस्पेक्शन हम लोग कर रहे हैं वॉल बेंडिंग की। तो वॉल बेंडिंग की इंस्पेक्शन किस तरीके से करेंगे कि यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, देखिए इन दोनों जो सरफेस, दोनों ये जो लेंथ है हमारी, इस दो वी ब्लॉक के ऊपर रख देंगे वॉल्व की लेंथ को। ठीक है, और वॉल्व की लेंथ को रखने के बाद हम लोग डायल गेज को लेंथ, जो वॉल्व की जो होल लेंथ है उस लेंथ के ऊपर डायल गेज को रखेंगे। यहाँ पे रख दिया डायल गेज को। ठीक है, यहाँ की हम डायमीटर मेज़र कर लेंगे, फिर हम लोग सरका के हल्का सा मूवमेंट दे के फिर यहाँ पे मेज़र करेंगे डायल गेज। इस तरीके से क्या करेंगे हम लोग हर एक पॉइंट पे, यहाँ हर एक पॉइंट पे रख रख के डायल गेज को और इसकी डायमीटर को मेज़र करेंगे। ठीक है, या हम लोग कहते हैं इसकी डायमीटर में कितना चेंजेस आ रहा है। ठीक है, अगर डायमीटर में कोई चेंजेस आता है तो इसका मतलब क्या है कि जो हम लोगों ने यूज़ किया है, जो वॉल्व यूज़ की है उसके अंदर बेंडिंग है, बेंडिंग प्रोड्यूस हो चुकी है। और बेंडिंग कितनी प्रोड्यूस हुई है वो उसके डायमीटर के चेंज के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा। ठीक है, अगर डायमीटर में बेंडिंग बहुत ज़्यादा आती है, उसके अंदर रीडिंग्स में चेंजेस बहुत ज़्यादा आते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारा बेंडिंग हो रही है वो ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, डायल गेज के थ्रू रीडिंग मेजर करेंगे। ठीक है, और अगर बेंडिंग हमारी कम प्रोड्यूस हो रही है तो इसका मतलब क्या है, रीडिंग्स में वेरिएशन हमारे कम हो रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, वॉल्व को, वॉल्व की जो बेंडिंग होती है उसको हम लोग मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया, आ रहा है समझे। चलिए आगे हम बात करते हैं, आगे हमारा जो टॉपिक है वो है रिपेयरिंग ऑफ वॉल्व एंड वॉल्व गाइड। ठीक है, तो अभी मैंने बात की थी वॉल्व क्या होता है, अब बात करेंगे हम लोग वॉल्व गाइड के बारे में। ठीक है, तो दोनों की क्या करते हैं हम लोग, रिपेयरिंग करते हैं। ठीक है, तो इसको रिपेयरिंग करने के लिए हम लोग कई चीज़ों का यूज़ करते हैं। इसमें पहला है वॉल्व रिपेयरिंग के अंतर्गत निम्नलिखित कार्य किए जाते हैं। पहला पहला होता है वॉल्व को सिलेंडर हेड से निकालना। ठीक है, वॉल्व क्या लगा होता है, हमारा सिलेंडर का जो हेड होता है, जो टॉप पोर्शन जैसे हम बात कर रहे हैं सिलेंडर है, तो इस सिलेंडर के पोर्शन पर हमारा वॉल्व लगा होता है, यहाँ पे वॉल्व लगे होते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो ये जो वॉल्व लगे होते हैं इसको सिलेंडर हेड से हम लोग क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। ठीक है, इसको चेक करेंगे भाई इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। उसके बाद वॉल्व के हेड और स्टेम वॉल्व की सफाई करते हैं। ठीक है, रिपेयरिंग में फिर क्या करेंगे हम लोग, उसको निकाल के रिमूव कर लेंगे। और रिमूव करने के बाद उसका हेड को, वॉल्व हेड, जो वॉल्व हेड क्या होता है हमारा, ये पोर्शन, ये मान लीजिए हमने वॉल्व बना रखा है तो ये पोर्शन वॉल्व हेड है। ठीक है, और ये वॉल्व का स्टेम है, तो दोनों की अच्छे से सफाई करेंगे। दोनों को चेक करेंगे भाई इसके अंदर कितना ऑयल बल लगा हुआ है, कितना ग्रीस लगा, उसकी सफाई अच्छे से कर लेंगे। ठीक, इसके बाद है वॉल पोर्ट और गाइड की सफाई। ठीक है, जो वॉल पोर्ट, जिस पोर्ट पे हमारा वॉल्व लगा होता है, ठीक है, और जिस गाइड के थ्रू हमारा क्या होता है, वॉल्व हमारा ऊपर नीचे मूव करता है। गाइड्स हमारी लगी होती हैं जो कि डायरेक्शन प्रोवाइड कराती हैं या एक तरह से हेल्प करती हैं कि हमारा जो वॉल्व है वो ईजिली मूव कर सके। ठीक है, तो वो चीज़ हमारी किस में होती है, हमारी वॉल्व और वॉल्व गाइड में। ठीक, तो ये हमारी वॉल्व गाइड होती है। ठीक है, उसके बाद है वॉल्व की रीग्राइंडिंग। वॉल्व की रीग्राइंडिंग कब की जाती है, वो डिपेंड करता है वॉल्व की मेजरमेंट पे। वॉल्व को जो हम चेक कर रहे हैं उसके मेजरमेंट ले रहे हैं, उसका डायमीटर, उसकी लेंथ को मेज़र कर रहे हैं
क्या वेरिएशन आ रहा है, क्या चेंजेस आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, वॉल्व की रीग्राइंडिंग करते हैं। देखो होता क्या है कि जैसे हमारा कोई सिलेंडर होते हैं, तो सिलेंडर्स में हमारे वॉल्व लगे होते हैं, तो कई सारे वॉल्व लगे होते हैं, ठीक है। अब किसी भी ऑटोमोबाइल में एक सिलेंडर होता नहीं है, किसी में 4 सिलेंडर, किसी में 6 सिलेंडर, किसी में 8 सिलेंडर यूज़ किए जा रहे हैं किसी ऑटोमोबाइल में। तो जब जितने सिलेंडर्स होंगे उसके अकॉर्डिंग डबल टाइम्स में क्या होंगे, हमारे पोर्ट्स लगे होंगे, ठीक है, वॉल्व्स लगे होंगे, ठीक है ना। एक इनलेट होगा, एक आउटलेट होगा। तो होता क्या है कि जब वॉल्व के डायमीटर को हम लोग ये मैं बना रहा हूँ वॉल्व, जब वॉल्व के डायमीटर को मेज़र करते हैं कि डायमीटर कितना है, या वॉल्व की लेंथ मेज़र करते हैं, तो क्या होता है कि जब सारे वॉल्व्स के लेंथ को मेज़र करते हैं, डायमीटर मेज़र करेंगे, तो फिर हमें पता चलेगा कि कौन सा वॉल्व ख़राब है, किस वॉल्व का डायमीटर ज़्यादा बढ़ गया है, किस वॉल्व का डायमीटर कम हो गया है। उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, वॉल्व की रीग्राइंडिंग करते हैं, ठीक है। और अगर हमारा वॉल्व का मान लीजिए डायमीटर बढ़ गया है, तो हम लोग उसकी रीग्राइंडिंग करके उसको रिक्वायर्ड डायमीटर में ले आ देंगे। और अगर वॉल्व का डायमीटर कम हो गया है, ठीक है, रिक्वायर्ड डायमीटर से, तो हम लोग क्या करेंगे, उसके अंदर, उस सरफेस के अंदर, या तो उस वॉल्व का जो पोर्ट है, ठीक है, जिसके अंदर वॉल्व हेड हमारा वॉल्व पोर्ट जो है जिसके अंदर लगता है, या तो वॉल्व पोर्ट को सही कर लेंगे, या फिर हम लोग क्या करेंगे, वॉल्व को रिमूव करके उसी पोर्ट पे उसी साइज का डायमीटर नया का वॉल्व का यूज़ करके हम लोग रीग्राइंडिंग हम लोग कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, वॉल्व की रीग्राइंडिंग करते हैं। वॉल्व शीट की फेसिंग, फेसिंग मतलब जो वॉल्व हमने यूज़ किया है ये, तो इसकी जो वॉल्व सीट होती है, ये जो वॉल्व सीट है जिसके ऊपर हमारा ये बैठता है, हमारा ये वॉल्व, वॉल्व सीट मतलब जिसके ऊपर हमारा ये वॉल्व जाके बैठ जाता है। जैसे ये वॉल्व लगा होता है, कभी कभी आप देखें तो ये क्या होता है, इसकी सीट प्रोवाइडेड होती है जिसपे वॉल्व हमारा बैठता है। तो वॉल्व सीट की जो फेसिंग है उसको भी सरफेस की सफाई अच्छे तरीके से करना, जिससे हमारा जो वॉल्व है हमारा वो सही हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है टैपेट या रॉकर के मध्य अवकाश का संयोजन करना। अब टैपेट और रॉकर जो होता है, ये डिवाइसेस लगी होती हैं, ठीक है, जिसके थ्रू हमारा क्या होता है कि हमारा जो वॉल्व है वो मूव करता है, ठीक है। इसको आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पूरा अच्छी तरीके से समझाएंगे कि टैपेट और रॉकर किस तरीके से मूव करते हैं, ठीक है। तो ये टैपेट रॉकर के बीच में क्लियरेंस होता है, कुछ गैप होता है, वो क्लियरेंस हमारा सही होना चाहिए। अगर सही होगा तभी हमारा वॉल्व का क्या होगा, मूवमेंट होता है। टैपेट और रॉकर के थ्रू ये हमारा वॉल्व मूव करता है, खुलता है, बंद होता है, और जिसके थ्रू फ्यूल हमारा एंटर करता है। तो इसके बीच का जो गैपिंग है वो अगर सही होगा तो उससे क्या होगा कि हमारा जो जो हमारे वॉल्व है वो हमारा सही वर्क करेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो चीज़ें क्लियर हो गई हैं, काफ़ी चीज़ों को मैंने डिस्कस किया है आज मैंने, ठीक है। कनेक्टिंग रॉड, हमारा क्रैंक शाफ्ट और वॉल्व के बारे में। तो अगर इस टॉपिक से रिलेटेड या कोई भी चीज़ से रिलेटेड अगर कोई भी समझ में नहीं आई है, तो हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। और ध्यान रखिएगा कि भाई जो भी हमारा क्वेश्चंस हैं, आप उस क्वेश्चंस को लिख दीजिए हमारे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको हमने पूरा अपना टेलीग्राम चैनल बता रखा है, उस टेलीग्राम चैनल पे भी हम मेजर आप हमें बता सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम्स बता सकते हैं, जिसके थ्रू हम लोग इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस चीज़ों को मैं बता दूं कि ये जो टॉपिक्स मैंने किए हैं, लिखे हैं, बताए हैं, इन चीज़ों को आप एज इट इज़ नोट्स कर लीजिएगा, ठीक है। जिनके पास बुक अवेलेबल है वो बुक से भी पढ़ सकते हैं और डिटेल जानकारी ले सकते हैं। और जिनके पास बुक नहीं है, तो ये जो मैं आपको पीडीएफ इसका प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है, मैं अपने डिस्क्रिप्शन में, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे मैं अपना टेलीग्राम चैनल पोस्ट कर दूंगा, उस पर मैं पीडीएफ को मेंशन कर दूंगा, ठीक है। उसके थ्रू आप जुड़ जाइएगा, और वहाँ पे मैं आपको सारे पीडीएफ हर एक वीडियोस के हर एक टॉपिक के प्रोवाइड करता रहूँगा, जिससे आपको ईजिली आसानी से पढ़ सकते हैं और चीज़ों को समझ सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, इसी तरीके से जिस तरीके से मैंने सारे नोट्स लिखे हुए हैं, मेरे खुद के नोट्स हैं, इसी नोट्स को आप अपने कॉपी में एज इट इज़ लिख लीजिएगा, ठीक है, एज इट इज़ लिख लीजिएगा और फिर इसको पढ़ लीजिएगा। और अगर नहीं समझ में आता तो एक बार वीडियो को दोबारा चला के देख सकते हैं। और अगर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई तो हमको कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, हम इन चीज़ों के बारे में आपको और डिटेल में बताएंगे, ठीक है। कभी कभी आपके लिए लाइव क्लास भी हम लेके आएंगे, जिसमें हम आप चीज़ों को पूरा डिस्कस करेंगे और इसके बारे में हर चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अगर कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी अगर प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो हमें बताइएगा इसमें, ठीक है, हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। और ध्यान रखिए, हमारा टेलीग्राम चैनल को पोस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर जुड़ जाइएगा, उस जुड़ने से फ़ायदा आप ही का है। उसमें हम आपके लिए सारे सब्जेक्ट्स, मैकेनिकल से रिलेटेड हो, चाहे इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड हो, चाहे अदर सिविल से रिलेटेड हो, चाहे किसी ब्रांच से रिलेटेड हो, सबके लिए हम आपके लिए वीडियोस प्रोवाइड कराते रहेंगे,
ठीक है। और वीडियोस हमारे पहले से भी अदर ब्रांचेस के अवेलेबल हैं, अदर सब्जेक्ट्स के अवेलेबल हैं, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। और अगर कोई भी दिक्कत आती तो आप हमको बताइएगा, हम आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं अब हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, थैंक यू गाइस।